हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःपदवी जालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1945 में तीन वैज्ञानिक पोर्टर, क्लोडे और फुलम ने साइटोप्लाज्म में एक वेसिकल्स और स्टेंट्स के जो नेटवर्क है, डेलिकेट नेटवर्क, उसको देखा। बाद में 1952 में पोर्टर एंड कोलमैन ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म काम में ली। उसके बाद वॉटसन ने 1955 में बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह न्यूक्लियस की जो बाहरी मेम्ब्रेन है, जिसे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके साथ कंटिन्यू होती है, उसके साथ उसकी निरंतरता या सततता होती है। इसी प्रकार रॉबर्टसन ने 1955 में बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी रिलेटेड होती है, कुछ कंटिन्यूटीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी होती है। तो प्रश्न उठता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो साइटोप्लाज्म में, जो कि एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों ही होती है, उनमें मेम्ब्रेन से लिमिटेड चैनल्स का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क या रेटिकुलम या जाल पाया जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपदवी जालिका कहा जाता है। इसे हम शॉर्ट में ER के नाम से जाना जाता है। ये साइटोप्लाज्म में एक नेट या जाल के समान नजर आता है। अब प्रश्न उठता है कि ये कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के सेल्स में ये कोशिकांग पाया जाता है। तो ये जो कोशिकांग है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एब्सेंट होता है, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी कुछ कोशिकाएं ऐसी है जिनमें ये नहीं पाया जाता है, जैसे RBC, रेड ब्लड सेल, एग्स या एम्ब्रियोनिक सेल्स, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुछ पोर्शन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और कुछ न्यूक्लियर एनवलप जो होता है उसके साथ कंटिन्यू होता है। अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ भी हो सकती है या स्मूथ या चिकनी हो सकती है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर राइबोसोम्स होते हैं तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जबकि अगर राइबोसोम नहीं होते हैं तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्रावी, संग्राहक, सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम के रूप में, नर्वस सिस्टम में ये काम करती है। ये कुछ सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका की झिल्लियाँ, उनके बायोजेनेसिस काफ़ी कार्य करती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह यूनिट मेम्ब्रेन का समान ही होती है, जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो लगभग 50 से 60 एंगस्ट्रॉम होती है। ये मेनली लिपिड्स या और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड्स इसमें लगभग 30 से 50% के आसपास होता है, जबकि प्रोटीन 40 से 60% के आसपास होता है। जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो होते हैं जो उसकी संरचना को बनाने का कार्य करते हैं और झिल्ली में पाए जाते हैं, जबकि एंजाइमेटिक प्रोटीन जो होते हैं वो
एंजाइम्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उनको उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कई एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, वो मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मार्कर एंजाइम या चिन्हक एंजाइम कहा जाता है, मार्कर एंजाइम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 फॉर्म में होती है, या आप कह सकते हैं कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो सिस्टर्नी जिसे लेमुलर फॉर्म कहते हैं, दूसरा वेसिकल्स जिसे वेसिकुलर फॉर्म बोलते हैं, और तीसरा ट्यूबुल्स जिसे ट्यूबुलर फॉर्म कहा जाता है। सिस्टर्नी की हम बात करें तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो सामान्यतः सिस्टर्नी के रूप में प्रेजेंट होती है। सिस्टर्नी लंबे, चपटे और थैले के समान, कोश के समान संरचनाएं हैं जो कि शाखान्वित नहीं होती है, और ये सामान्यतः एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल रोज में, पंक्तियों में, पैरेलल रोज में उपस्थित होती है। और सामान्यतः ये जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर ये अरेंज्ड या व्यवस्थित रहती है। इनकी थिकनेस की हम बात करें तो प्रत्येक सिस्टर्ना जो होता है उसकी थिकनेस होती है लगभग 40 से 50 मिली माइक्रोन। 40 से 50 मिली माइक्रोन इसकी थिकनेस होती है। और ये जो सिस्टर्नी होती है वो सामान्यतः उन कोशिकाओं में अधिकांश पाई जाती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पेंक्रियाज, लीवर, ब्रेन आदि। दूसरा जो कंपोनेंट या फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो है वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होते हैं वो जनरली गोलाकार या ओवल अंडाकार शेप के होते हैं और इनका व्यास होता है लगभग 25 से लेके 500 मिली माइक्रोन। ये बेसोफिलिक स्ट्रक्चर है और इनकी जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन से ये बने होते हैं, उसकी जो संरचना होती है वो लगभग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। और ये सामान्यतः ये साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड पाई जाती है और ये पैंक्रियाटिक सेल्स में ये काफ़ी अधिक मात्रा में, काफ़ी अधिक संख्या में पाई जाती है पैंक्रियाटिक सेल्स में। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वह है ट्यूबुल्स। जो ट्यूबुल्स होती है उनके शेप अलग अलग होते हैं। ये इरेगुलरली ब्रांच होती है, यानी अनियमित रूप से शाखित होती है। उनका डायमीटर जो होता है वो लगभग 50 से 100 मिली माइक्रोन होता है और ये सामान्यतः उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि लिपिड या स्टेरॉइड सिंथेसिस में एक्टिव होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड आदि में। ये जो तीनों फॉर्म हैं यहाँ हम डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ ये तीनों फॉर्म हमें दिख रहे हैं। ये ऊपर की ओर है, ये है सिस्टर्नी, यहाँ ये सिस्टर्नी है जो कि चपटे थैले के समान स्ट्रक्चर होते हैं और 40 से 50 मिली माइक्रोन इनकी थिकनेस होती है। यहाँ से दो मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है वो 40 से 50 मिली माइक्रोन है। इधर वेसिकल्स है जो कि गोलाकार या अंडाकार होते हैं और 25 से लेके 500 तक इनका डायमीटर होता है मिली माइक्रोन। ये ट्यूबुल्स है
जो कि अनियमित रूप से शाखित होती है। जहाँ तक इन तीनों फॉर्म्स की बात है तो ये किसी एक सेल्स में ही पाई जा सकती है कि एक ही सेल्स में ये सिस्टम में भी पाई जाए, वेसिकली पाई जाए और ट्यूबुलर फॉर्म में भी पाई जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेल्स में कुछ पर्टिकुलर जो फॉर्म है वो नहीं पाई जाए। जैसे किसी सेल में ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टर्नी और ट्यूबुल पाई जाए हो और वेसिकल्स नहीं हो, या ट्यूबुल्स और वेसिकल्स और सिस्टर्नी नहीं हो, या सिस्टर्नी और ट्यूबुल वेसिकल्स और ट्यूबुल्स नहीं हो। तो तीनों एक ही सेल्स में भी हो सकती है और कोई फॉर्म ऐसी भी हो सकती है जो प्रेजेंट नहीं हो। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जो तीनों स्ट्रक्चर हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो जो थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा बाउंड होते हैं, जो 50 से 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। और साथ ही जैसा कि हमने बात की कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होती है। प्रकार की हम बात करें तो राइबोसोम्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ए ग्रेनुलर रेटिकुलम भी कहते हैं या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस प्रकार के जो रेटिकुलम हैं उनकी जो सरफेस है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। यही वजह है कि इनको स्मूथ कहा जाता है। ये जो ए ग्रेनुलर रेटिकुलम है ये मेनली ज़्यादातर ट्यूबुलर फॉर्म में यानी नलिकाकार रूप में पाए जाते हैं, जो कि जिसकी हमने बात की कि वो अनियमित रूप से शाखित होती है और 50 से 100 मिली माइक्रोन इनका जो चौड़ाई होती है वो होती है। ए ग्रेनुलर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो उन सेल्स में पाई जाती है सामान्यतः जो कि स्टेरॉइड या लिपिड के सिंथेसिस से संबंधित हो, या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित हो, या इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन से संबंधित हो, या इम्पल्स कंडक्शन जैसे मसल सेल्स से संबंधित हो, या पिगमेंट प्रोडक्शन जैसे रेटिनल पिगमेंट सेल्स हो, उस प्रकार के सेल्स में यह पाई जाती है। और जो रेखित पेशी तंतु होते हैं, मसल सेल्स होती है, उनमें जो ए ग्रेनुलर रेटिकुलम पाई जाती है उसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ए ग्रेनुलर रेटिकुलम इस प्रकार की पाई जाती है, हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये स्मूथ है, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है ग्रेनुलर रेटिकुलम या रफ सरफेस रेटिकुलम। ये जो रेटिकुलम है ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये सामान्यतः सिस्टर्नी के रूप में पाई जाती है, जिसके बारे में हमने जाना कि ये 40 से 50 मिली माइक्रोन चौड़ाई की होती है। और राइबोसोम्स इस पर पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सामान्यतः उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होती है, क्योंकि राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो ग्रेनुलर और एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वो एक दूसरे से कंटिन्यू होती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है। यह है रफ या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम देख सकते हैं कि इसकी सतह पर ये डॉट के रूप में जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो राइबोसोम्स है।
केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स ज़्यादा होता है प्रोटीन से। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कार्य करती है उसकी हम बात करें तो पहला फंक्शन है इसका मैकेनिकल सपोर्ट, यानी यांत्रिक आलम्बन। होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक ये फैली रहती है। तो ये जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसको कई चैम्बर्स में डिवाइड कर देती है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं, ये मिलकर ये कोलोइडल जो एरिया होता है साइटोप्लाज्म, उसको यांत्रिक आलम्बन या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। दूसरा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो विभिन्न प्रकार की जो सिंथेटिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके लिए सतह या सरफेस प्रदान करती है, और इसके साथ जो एंजाइम अटैच होते हैं वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य करती है, अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र की, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए आदि के ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ मेटाबोलाइट। तो ये ट्रांसपोर्टिंग के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ मेटाबोलाइट्स जैसे प्रोटीन, लिपिड आदि के संग्रहण का कार्य भी करती है, भंडारण का कार्य भी करती है। उसके बाद और फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूटी में होती है, तो ये सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के निर्माण में भी भाग लेती है। और इसका नेक्स्ट फंक्शन है वो है इंट्रासेलुलर इम्पल्स कंडक्शन। जैसा कि हमने जाना था अभी कि जो स्ट्रैटेड मसल फाइबर होते हैं, रेखित पेशी तंतु, उनमें चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये मसल सेल्स में इम्पल्स आवेग होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। इसके अलावा एटीपी सिंथेसिस से भी एसोसिएटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एटीपी जो होता है ये ऊर्जा ये पदार्थों के इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में काम आती है। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ लिपिड का भी कार्य करती है, क्योंकि ए ग्रेनुलर या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो उन सेल्स में अधिक पाई जाती है जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। तो ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है चिकनी अंतःपदवी जालिका, वो कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड या कुछ हार्मोन्स आदि के संश्लेषण से संबंधित होती है। और रेटिना की जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनमें क्या होता है कि जो विजुअल पिगमेंट होता है उनका निर्माण विटामिन ए से होता है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाग लेती है। प्रोटीन सिंथेसिस तो एक महत्वपूर्ण कार्य होता ही है ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि इसके सरफेस पर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है चिकनी अंतःपदवी जालिका, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि
डिटॉक्सिफिकेशन के गुण रखते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरे जो अन्य पदार्थों के संश्लेषण और कई अन्य कार्य करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं।